चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रथ आपने निकाला, ये रथ क्या करेगा? ये इसमें क्या क्या होने वाला है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखिए रथ किस तरह की कल्याणकारी योजनाओं का जो है क्रियान्वयन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने किया है, ये जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या बोला तूने? हमारी जो है विकसित भारत यात्रा के संदर्भ में के माध्यम से भी पहली सरकार थी जिस सरकार के अधिकारी निकलकर तमाम जगहों पर पहुंचे और हमने क्या काम किया है लोगों तक बताया। Oh my God! इसी योजना में किसी प्रकार की खामी रह गई है तो उस खामी को भी दूर किया जाए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि उनकी यात्रा वर्सेस आपकी यात्रा को देखें तो इधर का आत्मविश्वास जो है वो तो एकदम 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, और अब तारीख भी पीएम बता रहे हैं कि जून में थर्ड टर्म शुरू हो जाएगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। देखिए हम तो बहुत स्पष्ट बात करते हैं, हम तो कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस तो हमारी जनता है और हमारी जनता का नेतृत्व का इंडिया गठबंधन है। सही पकड़े हैं। जिस नियम पे, जिस विजन पे टिका है वो हम अपनी बात कर रहे हैं। हम रोजगार परक विकास की बात करते हैं, हम बात करते हैं महंगाई को खत्म करने की। मगर क्यों? मणिपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को आश्वस्त करने की कि साहब हम जो है उनका क्या नाम मान सम्मान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। हमने 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, हमने पीएसयू बनाए थे, हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, परमाणु विखंडन किया था, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की थी, हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था। हम आज की डेट में युवाओं की उम्र जो है 18 साल की थी वोट देने की 21 साल से। हमने सबसे पहले इंग्लैंड से भी पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। हमने भाखड़ा नंगर डैम बनाया था, हमने आरटीआई दिया, हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। ये सारी चीजें हमने प्रूव दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? उनका विजन मात्र एक टेलीविजन है। आज किसान पूछ रहा है कि भाई मेरी आय दुगनी हुई या नहीं हुई, खर्च 4 गुना हो गया है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है। आपके सामने है 1 करोड़ 30 लाख बच्चे युवा जो है सड़क पर है, उनकी भर्ती परीक्षा निरस्त 80 लाख की हो चुकी है और 50 लाख की होनी चाहिए क्योंकि उसका भी पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। 29 लाख पद जो है इस समय पूरे केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों में खाली पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी नीति में। राजस्थान से जिस तरीके से नौकरियां इन्होंने छीनी है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से नौकरियां छीनी है, जहां जहां इनकी सरकार आई है वहां दी हुई नौकरियां छीन रहे हैं, तो युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है और हम उनको रोजगार परक विकास और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कल तक ये कह रहे थे हमसे कि साहब आपका गठबंधन कहां है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, छिन्न हो गया भिन्न हो गया। आज की डेट में समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन सील हो गया, आप पार्टी के साथ सील हो गया, 2 दिन के अंदर जो है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सील हो जाएगा गठबंधन। आपके सामने है, हम अपने सारे गठबंधन को अगले 2-3 दिन में फाइनल करके 3 तारीख को पटना में एक महारैली करेंगे जहां पे हमारा पूरा विजन इंडिया का आपके सामने रखा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तेजस्वी ने रोजगार दिए हैं, तेजस्वी यादव ने बिहार में, वैसे हम रोजगार देने का शुरुआत करेंगे तो लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री तक का आप नाम नहीं ले रहे हैं, उनके विजन और टेलीविजन पर किसी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे, तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं नौकरियां बताने के लिए। ये भी दिलचस्प है सुरेंद्र जी। जली ना, तेरी भी जली ना। तो एक बात बताइए ना अंजना जी, अगर मैं तेजस्वी यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया है नौकरियां देने का, तो क्या उस शख्स की, उस बच्चे की, उस लड़के की और उस मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार की इसलिए तारीफ नहीं होनी चाहिए कि अंजना जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती? लाइटर मोड पे कह रहा हूं, ठीक है ना? आप गजब बेइज्जती है। हमारे मुख्यमंत्रियों के नाम इसलिए हम ले सकते हैं क्योंकि जो मुख्यमंत्री हमारे नए हैं, अभी उनको समय, चाहे रेवंत रेड्डी को हुआ हो, चाहे सिद्धरमैया साहब को हुआ हो, चाहे हिमाचल की सरकार को रहा हो, अभी समय 1 साल भी नहीं हुआ तीनों का। हाँ, अशोक गहलोत साहब ने जितनी रिकॉर्ड नौकरियां दी वो आपके सामने है, जितनी रिकॉर्ड, जितना कम जो था बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में थी वो आपके सामने है। वो चूंकि अब मुख्यमंत्री रहे नहीं इसलिए मैंने आपसे बात करी। प्रेम शुक्ला जी को कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया होगा तभी शो पे बैठे हुए फोन उठा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। चलिए कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी को कॉल, प्यारी समझ गई। अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आते हुए ये जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश का, उससे लगता है आपको वाकई आप रथ रोक पाएंगे? पीएम तो अब थर्ड टर्म की तारीख बता रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस में ये लोग कि हर हाल में आपको हराएंगे और 370 और 400 पार के साथ हराएंगे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। आपको पता है जब व्यक्ति डरा रहता है, जब पार्टी डरी होती है तो इस तरह का ही नारा देती है, हम डरे नहीं हैं, हम 400 पार करेंगे, हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। वो कॉन्फिडेंस नहीं कहते उसको कहते हैं अंदर में धुकधुकी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, ऊपर से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं। आप कहते हैं कॉन्फिडेंस विपक्ष के पास कहां से आई है? पूछिए ना, विपक्ष के पास कॉन्फिडेंस जनता का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है, छात्रों का है, जिस किसानों का है, जो ये सभी लोग सरकार से पीड़ित हैं, जो सरकार चल रही है उसको, वो सरकार इनको दर्द दे रही है, वो दर्द से परेशान है, छुटकारा चाहते हैं वो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
किसान देखिए धरने पे बैठा है, उनकी मौत हुई, क्या उन्हें दर्द नहीं है? छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, पर्चा लीक हो जाता है, उनको ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे लगता है पकड़ पकड़ के शायद नौकरी देने वाले हैं। पुलिस लठ लेके पीछे पड़ी है, छात्र आगे भाग रहा है, ऐसा लग रहा है पकड़ेंगे उसको नौकरी देंगे, ये हालत बना रखी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। महिलाओं को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या महिलाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो तो शायद ही कभी इस इतिहास में देखने को मिला होगा कि देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों को जब न्याय मांगने के लिए रोड पर घसीटा जा सकता है, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता है इसको हमें कहने की जरूरत नहीं है। मगर क्यों? गठबंधन किस बात पे? समाजवादी, कांग्रेस और दूसरे आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्यों है? हमारी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टियां अलग है, फिर हम एक साथ क्यों आए हैं? हम एक साथ इसलिए आए कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, किसान परेशान है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटी हुई है, जो केस आपको देखने को मिला चंडीगढ़ में, जिस तरह से लूट तंत्र देखने को मिला लोकतंत्र की जगह, कैसे जिताया गया मेयर को, किसी छुपी हुई बात नहीं है। किस तरह से आपने देखा नैब सिंह को गोली मार दी गई, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं बताइए आप? वहां पे इस तरह की गोली अगर किसी दूसरे प्रदेश में मार दी जाती किसी प्रदेश अध्यक्ष को, तो किस तरह की हालत करते भारतीय जनता पार्टी, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन एक साथ आया है। आप सोच सकते हो आपसी कितने हमारे वैचारिक मतभेद हैं, फिर भी हम एक साथ क्यों? हिंदुस्तान सबसे पहले, दल व्यक्ति बाद में है। हम सब अपना फायदा नुकसान बाद में सोचते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान बचाना पहले जरूरी है। हिंदुस्तान के लोगों की जो परेशानियां हैं उससे हमें लोगों को दूर करना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार इनके बारे में, जनता के बारे में कहां सोच रही है? सरकार सत्ता के बारे में सोच रही है। सरकार को सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता चाहिए। भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले आए और भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे उनको अपने दल में शामिल कर लेने, कोई दिक्कत नहीं। जिनको ये उल्टा सीधा बोलते थे, चाहे आदरणीय हमारे नीतीश जी हो, उनको भी अपने साथ लेने, कोई दिक्कत नहीं। सत्ता के भूखे, इसलिए मैं कह रहा हूं साइकिल और पंजे की ताकत बीजेपी के लिए है बनी आफत। बीजेपी में भय है भय, गठबंधन की जीत है तय। वाजपेयी जी हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकला है और दूसरी तरफ आप लोग सत्ता के लोग भी। अंजना जी अगर प्रवक्ताओं के अच्छे बोलने से वोट मिल जाए तो फिर तो सब ठीक हो जाए, वो नहीं मिलता है। क्या बोला तूने? देखिए 14 में जब मोदी जी के पास कुछ नहीं था, गुजरात मॉडल के नाम पे 14 में जीते हैं, और अब तो 14 से जो 9 साल काम किए हैं वो जनता ने महसूस किए हैं, जनता के बीच में काम है। और ये रथ यात्रा जो निकल रही है, जो रथ भेजी है निकाल के आज नड्डा जी ने, उसमें इस 9 सालों में इस सरकार ने जो काम किए हैं उसको जनता को दोबारा से रिमाइंड कराया जा रहा है, जबकि जनता उन चीजों को अच्छी तरीके से जानती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। 7,000 स्टार्टअप थे और अब कितने हो गए? 1,11,000। 70 एयरपोर्ट थे, अब कितने हो गए? 146। 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब कितने होगी? 147। 186 मेडिकल कॉलेज थे, अब कितने हो गए? 700। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मकान बना के दिए गरीबों को, जिसकी रजिस्ट्री महिला के नाम होती है, जो महिला मुखिया होती है। 11 करोड़ जो शौचालय बने हैं वो महिला की इज्जत का सवाल था। ये किसने सोचा था ये चीजें? कुछ पूछा मैंने कुछ? हमको सरकार बनाने के लिए सिर्फ 272 273 सीटें चाहिए, लेकिन टारगेट कितने का रखा हुआ है? 400 के पार। तो ये टारगेट अचीव करेंगे, और अचीव करने के पीछे ये है कि जनता मोदी की क्रेडिबिलिटी मानती है, मोदी की गारंटी मानती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मोदी की गारंटी, नेता की क्रेडिबिलिटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उसके मुकाबले कौन खड़ा है उस तरफ से? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। मोदी जी की गारंटी है भय की, भ्रष्टाचार की, लूट की, छल की, कपट की, प्रपंच की, बेरोजगारों से रोजगार छीनने की, अग्निवीर की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महंगाई की, हरियाणा में नफे सिंह की हत्या में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के शामिल होने की, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके उस तरीके का जो दुराचार किया वो आपके सामने मैं बोल नहीं पाता हूं, उसके लिए माफ कीजिए। उसकी गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, हाथरस की गारंटी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की, इलाहाबाद में आरओ की परीक्षा की पेपर लीक, 80 लाख पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक की नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। ये बिल्कुल सच कहा आपने। और वाजपेयी जी ने तो बड़ा बढ़िया कहा एक बात को कि भाई हम तो इमरजेंसी के लिए, सच बात है, गलत हुआ था, हमने माफी भी मांगी थी, लेकिन एक बड़ा पुराना सा शेर है वाजपेयी जी कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2 4 कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर 1000 कहे। हमारी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज की डेट में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के झूठ को, छल को, कपट को बचाता है, छुपाता है, और विपक्ष के लोगों की कमियों को उधेड़ता है, विपक्ष का काम तो हमने भी पढ़ा था कहीं किसी जगह पे पत्रकारिता कुछ किताबों में कि स्थायी विपक्ष पत्रकार होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो गारंटी जिस दिन आप लोग करने लग गए, आप कर रहे हो आज की डेट में, उस दिन से चाहे वो परीक्षा की आपने फेल होने का दिखाया हो, लोग सड़क पर हैं। बात तो सही है। ह्यूमिलिटी के साथ एक प्रश्न है आपसे, काउंटर क्वेश्चन है, मैं भी बहुत ही साफ मन से आपसे पूछ रही हूँ। जो तमाम आरोप आपने गढ़े मढ़े, कुछ सही कुछ अपने मन के, इसका राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता से क्या लेना देना है? जली ना, तेरी भी जली ना। जब आपने पूरी ह्यूमिलिटी से और ईमानदारी से क्वेश्चन किया तो 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हम जानते हैं कि वो नेतृत्व करता है, इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे वो उन सारे लीडरों में से सर्वोच्च हैं, या उनके साथ जैसे खड़गे साहब हैं या बाकी सब लोग लीडर हैं, हमें सबकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है। लेकिन देश तो तभी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करेगा ना जब वो प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे या किसी अन्य पद पर आएंगे। सही पकड़े हैं। वो कह रहे लोकतंत्र में आपने डर और भय से अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। देखिए, भ्रष्टाचारियों को तो डरना ही चाहिए, जिहादियों को तो डरना ही चाहिए। संकट यह था कि 2004 से 14 के बीच में इस देश का आम नागरिक डरता था। 26/11 जैसी घटनाएं हो जाती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह एयरफोर्स का चीफ आकर कहता था कि मैं कराची पे आतंकवादियों के, जिहादियों के कमांड सेंटर पर अटैक कर दूंगा, लेकिन उनका साहस नहीं होता था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सिर काट कर जो है ले जाया जाता था, पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और श्रीमान AK एंटनी कहते थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री कांग्रेस के, कि वो नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। श्रीमान रक्षा मंत्री कहते थे कि हमको चीन के सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आज भी यात्रा निकालने की हिम्मत श्रीमान राहुल गांधी की इसलिए नहीं बनती क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदे मिलते हैं। तो क्यों बचाना पड़ेगा? जब तक जियो गांजा पियो। 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि एक बार और 4,000 वर्ग किलोमीटर भूमि एक बार जो चीन को सरेंडर कर दिया। जोरावर किला 2004 से 14 के बीच में सरेंडर कर दिया। उस भय भूख की तो ये दशा थी। 12 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए। फ्रेजाइल 5 इस इकोनॉमी को कहा जाता था। आज जो हम टॉप 5 इकोनॉमी है, जो 11वीं से 5वीं पे चले आए, इसी को फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त का राशन जो है उसे टीवी पे मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ से टीवी पे मिल रहा है। 45 करोड़ को मुद्रा योजना का लाभ से टीवी पे मिल रहा है। 11 करोड़ शौचालय से टीवी पे मिल रहा है। 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस से मुक्ति से टीवी पे मिली। 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त की बिजली का कनेक्शन से टीवी पे मिला। 13.5 करोड़ लोगों के हर घर नल से जल से टीवी पे मिला। अरे साहब, आपके यहाँ 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में गए। अब ठीक है, जवाब सुनिए, इतना इमोशनल हो रहा है। और चूंकि आप शायरी की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा? कहते हैं ना कि जमीर बोलता है, आसमान बोलता है और मेरे मुंह से पर्वत दिगार बोलता है, और उसके जबान कतरना बड़ा जरूरी है। वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। एक लाइन की बात और कह दूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा प्रेम शुक्ला जी से। पिछले 10 साल में अगर प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग दिखा पाए, कोई उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के तीखे सवालों के, स्क्रिप्टेड सवालों के, नहीं तीखे सवालों के अगर जवाब दिए हो, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हो, तो मैं प्रेम शुक्ला जी से कहूंगा कि साहब वो दे दे ताकि मेरे भी ज्ञान में वर्धन हो जाए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसी के भ्रष्टाचार के प्रमाण में आज तक अगर कोयला घोटाला हुआ तो सिर्फ दिलीप रेज गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए हैं। उसके अलावा आपने 2G 3G जीजाजी पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। आप लोगों के पास कुछ भी जिसको कह सकते हैं कहने के लिए नहीं है। वाले से तो आपने हाथ मिला लिया। कोयला घोटाले का आरोप लगाने वाले से तो आपने दिल्ली में हाथ मिला लिया। नहीं आरोप वही नहीं लगा रहे थे, वो तो हमारे साथी हो गए। आरोप तो सभी लोग लगा रहे थे, जिसमें आप भी और हम भी, सभी लोग, तमाम लोग शामिल। एक बार वायनाड, ये क्या सुन रहा हूं मैं? कहते सुरेंद्र जी, एक बार वायनाड सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, ये सिला मिला है। वायनाड पे भी जैसे क्या बोला तूने? लोग पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरीके से हम केरल में भी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। चूंकि हम नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी, क्या नाम, पंजाब में आप और हम हैं, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी को हम स्पेस क्यों दें? उसी तरीके से केरल में 1 नंबर का UDF और 2 नंबर का LDF है गठबंधन में, लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से 19 सीटें हमने जीती हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को वहां ओपोजिशन का स्पेस क्यों दें? हम आपस में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो ये इसको लेकर के मीडिया को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया इस वक्त परेशान ये जरूर हो कि 1 करोड़ 30 लाख बच्चों का अधर में भविष्य है। नफे सिंह जैसी, आपको मालूम है, AK-47 जैसी गोलियां चली हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, किसी और का नाम आ रहा होता हरियाणा में, अंजना जी, तो यकीन मानिए बहसें भर गई होती इस वक्त। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोलता हूं। साहब बताइए, आपातकाल के दौरान जो है, जो मीडिया को अखबारों का शीर्षक डीएम तय करता था, ये झूठ है। श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मीडिया को बैठने के लिए कहा, लेट गई, ये झूठ है। 13.5 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल मिला, ये झूठ है। 11 करोड़ शौचालय बने, ये झूठ है। 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन मिले, ये झूठ है। मैंने एक भी झूठ नहीं बोला है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में, और मुझे अफसोस है इस बात का कि आज भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को सामने रख करके, अपने आप को विपक्ष में मान करके इतने गलत और मिथ्या प्रचार करते हैं कि हम क्या बताएं कि हमने नोटबंदी क्यों की, नोटबंदी से आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ। ये आज की डेट में ये भी नहीं बता पाते हैं कि चीन की सीमा पर किस तरीके से जो अतिक्रमण हुआ है, और ये कि मणिपुर में महिलाओं को जिस तरीके से नग्न करके प्रदर्शन किया जा रहा है वो क्या है। ये भी नहीं बता पाते हैं कि इनका पर्चा लीक सेवा आयोग क्यों हो जाता है। ये भी नहीं बता पाते हैं कि अग्निपथ की योजना जब आर्मी के जनरल्स जो है मना करते हैं तो ये योजनाएं क्यों लाते हैं। ये भी नहीं बता पाते हैं कि 20-20 बार चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाते और चाय क्यों पिलाते हैं। ये बिल्कुल कुछ नहीं बता पाते। ये डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और चीन रखे राष्ट्रपति तक की चाटुकारिता क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं बता पाते। हाँ, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा करके ये लोग जो है अपनी सत्ता को संभालना चाहते हैं, अब नहीं चलेगा।
किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछ लो, सोशल मीडिया में इनको ज्यादा यकीन है, उनकी तरफ देख लो, कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कोई इस बात की डिबेट नहीं कर रहा कि मोदी दोबारा 24 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो सबको यकीन हो चुका है पूरी तरीके से कि मोदी 2024 में बाकायदा आ रहे हैं। क्या जोकर आदमी है? से विपक्ष टीवी पे चिल्ला रहा है, लेकिन कोई आरोप इनका टिका है? किसी आरोप में कोई जरा सा भी तथ्य ये लोग प्रूव कर पाए हैं? यह कोई आरोप इनका जनता के बीच में गया है? राफेल में बड़े जहाज उन्होंने उड़ाए थे, बना के टीवी पे भी उड़ाते थे, और जो ग्राउंड पे भी इन्होंने जहाज बना के रखा है वो राफेल का। ये तो टट्टी है। उसके बाद पेगासस पे क्या हुआ? बड़ा शोर मचाया, मोबाइल तक नहीं दिया इन्होंने। फिर अडानी पे क्या हुआ? वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जी, इंटरनेशनल मीडिया में छप गया, वो 20,000 करोड़ का है और ये इनका यार है, फलाना ढमकाना। क्या ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत इसलिए ना हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ना हम लोग दाई बाई की बात करते हैं, ना लटकाते हैं, ना भटकाते हैं, ना अटकाते हैं, और जो उद्घाटन करेंगे अपने सामने ही उसका, जिसका शिलान्यास 4 साल पहले किया, वो 4 साल बाद डेट है तो वो लागू हो जाएगा। कितने एम्स बन चुके हैं अभी तक, मतलब अच्छा हमको सिखा रिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि 3-4 जो बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए, उसमें नंबर 1 पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन दूसरे नंबर पर इनके लाभार्थी स्कीम्स हैं। जो लाभार्थी, और जब पिछले बार उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ था, बाद में एनालिसिस में पता चला कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जो परिवार आ रहे थे उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया, और वो एक बड़ी वजह बनी उनकी जीत की। तो जो वो मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को, या फिर अन्य योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं वो तो इन सबसे दूर है ना, कि ये फला आरोप और चिला आरोप, उनको इनसे लेना देना नहीं है। वो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, वही उनकी हार की वजह बनने जा रहा है। जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी के 80 करोड़ लोगों को कह रहे थे हमने अनाज दिया है, वो 80 करोड़ लोग सम्मान से जीना चाहते थे, जिनको रोजगार देना चाहिए था, आपने रोजगार नहीं दिया। उनको आप अपाहिज बनाना चाहते हैं। आप चाहते नहीं हो कि अपने पैर पे खड़े हो पाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाए। मगर क्यों? 11 करोड़ शौचालय की बात करते हैं। कभी इनसे पूछेगा, गांव में चले जाएंगे जहां पे शौचालय है तो दीवार है तो वहां पे नल नहीं है, उसके नल है तो उसमें बैठने की जगह नहीं है। ये हालत शौचालय की है। और जहां तक पीएम आवास की बात कर रहे हैं, जाके देख लें कि बूढ़ी दादी मां से 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं पीएम आवास देने के लिए। तो कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? जहां तक हर घर जल की बात कर रहे हैं, जाके गांव में देखिए रास्ते खुदे पड़े हैं। जो पाइप आपने डाला वो फट जाता है। पानी जो आपने जो पानी का वहां पाइप बिछाया हुआ है वो घर के सामने से निकल के जाता है, घर के अंदर नहीं है, घर के सामने है। अब घर की औरतें घर के बाहर जाके तो नल पानी भरेंगे नहीं। ये तो आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर में। तो आप बताइए, यही नहीं अभी और सुनिए, बताइए उज्ज्वला योजना की बात करें। उज्ज्वला योजना में 500 रुपए की आपने बात करी, हजार रुपए का महिलाओं ने सिलेंडर खरीदा है, तब कहां थे आप? तो आपकी कोई योजना जो देश के हितकारी नहीं है, कि आपको आपका राजनीतिक हित आप साधने की कोशिश करते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको वो लोग, वो जनता समझ रही है, जिनको आप 80 करोड़ लोगों के लिए आप बोल रहे हो, आप वो समझ गए हैं कि ये जो हमें 5 किलो चावल आटा देना चाहते हैं, ये चूंकि मुझे पैरों पे नहीं खड़ा करना चाहते। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया पूरे संपूर्ण जनता ने। अरे रोजगार तो छात्र मांग रहे हैं ना, दीजिए ना आप रोजगार। क्यों नहीं देते? तब तो पर्चा लीक हो जाता, और लाठियां भाजते उनके ऊपर में। महिला सम्मान मांग रही ना, दीजिए ना महिलाओं को सम्मान। तब तो महिलाओं को आप सम्मान कर नहीं पाते, तब तो महिलाओं के बारे में आप शब्द भी नहीं बोलते। इसलिए ये सारे किसान जिनकी आप बातें करते थे, वही किसान की मौत हो रही है। आप बताइए अंजना जी, राजस्थान में दलित मजदूर का बेटा IIT पास करता है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? वो बेचारा अधिकारी बनता है IIT पास करने के बाद, इतना भ्रष्टाचार इनके सिस्टम में है वहां भारतीय जनता पार्टी के, कि बेचारा चिट्ठी लिख के सुसाइड कर लेता है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का।